हेलो बच्चों, मैं कृष्णा मिश्रा वापस आ गया हूँ अपने पुराने टॉपिक न्यूक्लियाई के साथ। चलिए इस लेक्चर में हम लोग बाइंडिंग एनर्जी देखेंगे और बाइंडिंग एनर्जी कर्व देखेंगे और जल्दी से अब इस चैप्टर को खत्म करते हैं क्योंकि बहुत सारे लेक्चर्स हो चुके हैं। आगे बस और 2 से 3 लेक्चर्स में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा दोस्तों। चलिए सबसे पहले बाइंडिंग एनर्जी देख लेते हैं क्या होता है। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी इसको बोला जाता है, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। तो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, हम लोग जानते हैं हमारे न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं जो क्या कहते हैं एक काफ़ी छोटे से स्फीयर में होते हैं जिसका रेडियस का ऑर्डर होता है 10⁻15 मीटर। और इतने छोटे डिस्टेंस में 2 प्रोटॉन्स काफ़ी ज़्यादा बड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स एक दूसरे पर लगाते हैं। देयरफॉर सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नीडेड टू बाइंड द न्यूक्लियस, दिस एनर्जी इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी होता क्या है, द एनर्जी required to bind the nucleus is called binding energy। मतलब क्या हुआ बच्चों, आपका ये न्यूक्लियस को बाइंड करने के लिए जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है उसी एनर्जी को हम बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। और हम लोग जानते हैं आइंस्टाइन साहब ने बाय आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन, बाय आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन, आपका जो बाइंडिंग एनर्जी BE ये बराबर आता है डेल्टा M इंटू में C²। BE बराबर डेल्टा M C²। तो अब पता चला ये मास जा कहाँ रहा है बच्चों, बाइंडिंग एनर्जी में। इस मास की रिक्वायरमेंट आपकी पड़ रही है बाइंडिंग एनर्जी के लिए। तो देख लें बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस और क्या कहते हैं एक AMU मास के लिए 1 AMU मास, आपका जो बाइंडिंग एनर्जी होता है ये बराबर होता है 931 अप्रोक्सीमेटली शायद होता है, एक बार कंफर्म होना चाहिए, हाँ 931.49 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाइंडिंग एनर्जी। समझ रहे हैं दोस्तों कितना बड़ा अमाउंट ऑफ एनर्जी लग रहा है सिर्फ एक AMU मास के लिए। और इसके बाद हम लोग देख लेते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्या होता है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ये बराबर आता है आपका डेल्टा MC² अपॉन में एटॉमिक नंबर। और ये जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है ये आपका स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस बताता है, जिससे हमको क्या मिलता है, ग्रेटर द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ग्रेटर विल बी द न्यूक्लियस स्टेबिलिटी। बट ये बात जब हम न्यूक्लियर एनर्जी कर्व देखेंगे उधर ये बात गलत होने लग जाएगी। हाँ उधर ये बात सही होगी क्योंकि पहले कहा गया था कि बाइंडिंग एनर्जी जितना ज़्यादा होगा आपका न्यूक्लियस का स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा होगा। लेकिन जब हमने एक बाइंडिंग एनर्जी कर्व बनाया उसके अकॉर्डिंगली तो जैसे जैसे बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, तो हमारा क्या कहते हैं सिंपल सी बात है बाइंडिंग एनर्जी भी बढ़ेगा। बट हमारा क्या कहते हैं स्टेबिलिटी न्यूक्लियस का घटने लग जाता है, जबकि पहले बोला गया था कि बाइंडिंग एनर्जी जैसे जैसे बढ़ेगा आपका न्यूक्लियस का स्टेबिलिटी भी वैसे वैसे बढ़ते रहेगा। बट
एक्चुअल में हुआ क्या, जब काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह हुए तो फिर हमको और काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो उससे हमको क्या पता चला, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जितना ज़्यादा रहेगा न्यूक्लियस का स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा होगा। मतलब कि बाइंडिंग एनर्जी अकेले ज़्यादा रहने पर न्यूक्लियस का स्टेबिलिटी को हम डिफाइन नहीं कर सकते। जब तक आपका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा नहीं होगा तब तक आपका स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस बहुत ही ज़्यादा कम रहेगा। तो चलिए हम लोग देखेंगे बाइंडिंग एनर्जी कर्व। उससे पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं और फिर हम लोग बाइंडिंग एनर्जी कर्व पे आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है बच्चों, इफ मास इक्विवेलेंट टू 1 मास ऑफ प्रोटॉन is completely converted into energy, then determine the energy produced. तो चलिए बच्चों आप लोगों को क्या कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला बताया है, तो एक बार आप लोग ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ। इधर बोला क्या गया है, मास इक्विवेलेंट टू 1 मास ऑफ प्रोटॉन इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। आपका जो प्रोटॉन का जो मास है वो कंप्लीटली एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है, तो हमको बताना है कितना एनर्जी प्रोड्यूस हुआ होगा। तो हम जानते हैं E बराबर बच्चों आवाज नहीं आ रही है mc²। तो यहाँ से E बराबर हमारा क्या आ जाएगा, m हमारा क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 इंटू में 10⁻⁻27 kg इंटू में c का स्क्वायर मतलब 3 इंटू में 10⁸ का स्क्वायर आया ना बच्चों। हाँ सर, तो E बराबर कितना आएगा हमारा 1.6 इंटू में 10⁻⁻27 इंटू में 9 इंटू में 10⁻16। और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो E बराबर आएगा हमारा अप्रोक्सीमेटली 931.49 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। और सर इतना आप कैसे लिख दिए हैं, हम लोगों को पूरा करके दिखाएंगे ये, और ठीक है। जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10⁻11 9 इंटू में ये कितना हो जाएगा 1.6 हो जाएगा आपका कुछ 154 समथिंग। हाँ है ना बच्चों 15, हाँ 1.54 समथिंग आ जाएगा, कुछ ना कुछ आया ना बच्चों, नहीं सर 15.4 आया। हाँ चलिए 15.4 समथिंग ले लीजिए। और इसको हम ये हमारा आएगा जूल में। अब जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपका जूल में आंसर आया है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना है, बेसिकली 1.54 इंटू में 10⁻⁻10 को डिवाइड कर देंगे 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 से, और ये आपका अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 931.49 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो चलिए दोस्तों आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं बाइंडिंग एनर्जी कर्व पे।
आपका जो बिस्मथ है लीस्ट सॉलिड स्टेबल या कहते हैं आपका सबसे बड़ा सॉलिड वो है, सबसे बड़ा स्टेबल न्यूक्लियस है, ठीक है। और आपका जो आयरन होगा इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है और इसकी बाइंडिंग एनर्जी भी सबसे ज़्यादा होती है, जो कि इक्वल होती है 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, ठीक है बच्चों। हाँ या ना? हाँ सर। और बाकी यहाँ 60 to 80 20 ये 60 के अप्रोक्स यहाँ पे कुछ, यहाँ पे होता है आपका हीलियम, यहाँ पे होता है कार्बन, यहाँ पे होता है ऑक्सीजन, और ये होता है आपका बाइंडिंग एनर्जी कर्व। और इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, जल्दी से ये कर्व ड्रॉ कर लीजिए, फिर इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को नोट डाउन करेंगे और आगे बढ़ेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन पे, फिर न्यूक्लियर फ्यूजन और क्या कहते हैं आपका न्यूक्लियर रिएक्टर देख लेंगे। तो चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लिए। चलिए हम लोग कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं बाइंडिंग एनर्जी कर्व से जो हमको पता चलते हैं। इसके पॉइंट्स हैं कुछ इस तरीके से, दिस कर्व is between binding energy per nucleon and mass number of the nucleus। ये जो कर्व है आपका ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस के बीच में बनाया गया कर्व है, और दिस इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी कर्व। जो सेकंड पॉइंट है उसको देख लेते हैं। This curve shows that binding energy per nucleon increases, then remains, then attains, माफ कीजिएगा बच्चों, then attains a maximum value and then starts decreasing। जैसे जैसे आप कर्व में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे वैल्यू जो इंक्रीज करते रहती है और कुछ टाइम बाद एक मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करने के बाद वो वैल्यू वापस से डिक्रीज करनी चालू हो जाती है। फिर आपका जो है द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन for heavy nucleus, the binding energy for heavy per nucleon in a heavy nucleus is approximately 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और लास्ट पॉइंट जो है आपका, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द हैवीएस्ट जो आपका हैवीएस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई है, स्टेबल न्यूक्लियाई
is bismuth 83-39 having half-life इसको ब्रैकेट में रखिएगा, हाफ लाइफ 2 × में 10⁻16 ईयर्स, हाँ ईयर्स ग्रेटर देन द यूनिवर्स। जो आपका हैवीएस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई है वो है आपका बिस्मथ का, जिसका क्या कहते हैं हाफ लाइफ क्या कहते हैं 10⁻16 2 × में 10⁻16 ईयर्स है, जो कि इस यूनिवर्स के भी हाफ लाइफ से ज़्यादा है। और जितने भी न्यूक्लियाइड ऑल न्यूक्लियाई having Z more than 83 are unstable। जितने भी न्यूक्लियाइज का आपका जो Z है 83 से बड़ा होगा वो सारे न्यूक्लियाइज आपके अनस्टेबल होंगे। तो चलिए इसी के साथ यहाँ पे हमारा बाइंडिंग एनर्जी का सारा कॉन्सेप्ट खत्म होता है। ये सारे पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन पॉइंट से भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। आई होप कि सब कुछ विजिबल हो। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से आगे बढ़ने की इजाज़त भी चाहूँगा। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, हम लोग देख लेते हैं न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। इसके बाद हम अगले लेक्चर में तो फिर रेडियो एक्टिविटी वगैरह पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों जल्दी से इसको नोट डाउन कर लिया होगा आई होप आप लोगों ने। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजन। नाम से पता चल रहा है बच्चों फिजन है मतलब कि न्यूक्लियस टूट रहा होगा। और देख लेते हैं न्यूक्लियर फिजन असली में होता क्या है। प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ हैवियर न्यूक्लियाई बाय द बोmbardment ऑफ न्यूट्रॉन इनटू 2 ऑलमोस्ट इक्वल वेट ऑन अकाउंट ऑफ मास डिफेक्ट ह्यूज एनर्जी इज लिबरेटेड। तो आपका फिजन होता क्या है बच्चों। प्रोसेस ऑफ fission is basically the process of splitting up of heavier nucleus of heavier nuclei by the bombardment of न्यूट्रॉन। या तो आप लोग खाली इतना भी लिख सकते हैं द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप ऑफ न्यूक्लियाई इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन। तो आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप ऑफ हैवियर nuclei by bombardment of 2 neutron into 2 almost equal weight nuclei is known as nuclear fission।
and this process on account of mass defect huge energy is liberated। तो हो क्या रहा है बच्चों, आपका क्या कहते हैं, प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप ऑफ heavier nuclei by the bombardment of neutron into two almost equal weight nuclei is known as nuclear fission। तो आपका सिंपली जो प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप होगा, मतलब कि आपका जो ये न्यूक्लियस टूट रहा होगा, इसी प्रोसेस को हम लोग न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं। और ये जो न्यूक्लियर फिजन होता है, इसमें क्या कहते हैं, मास डिफेक्ट होने के कारण काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लिबरेट होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस है, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी एमिट होता है बोल सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन देख लेते हैं क्या होता है। और इसी के साथ न्यूक्लियर फ्यूजन देखने के बाद इस लेक्चर को हम एंड करेंगे। Nuclear fusion the process of combining of two small nucleus into one heavy nuclei is called nuclear fusion। मतलब कि द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग ऑफ टू स्मॉल न्यूक्लियस इनटू वन हैवी न्यूक्लियाई इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। मतलब कि दो छोटे छोटे न्यूक्लियस का कॉम्बिनेशन के प्रोसेस जब कंबाइन करके एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं, उसी प्रोसेस को हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। और एक और चीज़ देख लीजिएगा, 4H एटम combining to form one helium atom produces 24.7 mega electron volt of एनर्जी। तो देख रहे हैं बच्चों, इधर जो आपका 4 हाइड्रोजन एटम कंबाइन होगा और एक हीलियम न्यूक्लियस बनाएगा, उसका एनर्जी जो एमिट करेगा वो क्या कहते हैं, देन इट एमिट्स और प्रोड्यूसेस, जो मर्जी वो लिख लीजिए, वो होगा 24.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये कुछ आएगा, इसका इक्वेशन आपका बनता है कुछ इस तरीके से, 411 गिव्स He2 प्लस में आपका और साथ में क्या रहता है बच्चों, हाँ 2 - 1 0 प्लस में 24.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। तो चलिए दोस्तों, आई होप कि आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। तो हम लोग आगे बढ़ इस सेशन को इधर ही एंड करते हैं, और अगले सेशन में हम रेडियो एक्टिविटी डिके, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, अल्फा डिके, बीटा डिके, गामा डिके, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।